रोज की तरह मैं अपने ऑनलाइन स्टोर का काम निपटाकर सो गया था। सच कहूं तो भाई मुझे कभी भी किसी के नीचे नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए कॉलेज से निकलते ही मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लिया था। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक नया रिव्यू आया। इस आदमी की दुकान से कुछ मत खरीदना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, निकलना बहुत मुश्किल है, एकदम घटिया। भाई लोग, जैसे ही मैंने ये रिव्यू पढ़ा, मेरा माथा ठनक गया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये बंदा आखिर बोल क्या रहा है। और फिर सुबह के ठीक 3 बजे मैं एकदम झटके से बिस्तर से उठ बैठा। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने आंखें मलते हुए फिर से वो रिव्यू पढ़ा। अगले ही पल मेरा फ्यूज़ उड़ गया। रुको ज़रा, इस आदमी के साथ आखिर हुआ क्या है? क्योंकि भाई, मेरी दुकान कोई खाने-पीने की चीज़ें नहीं बेचती थी। मेरी दुकान तो एडल्ट प्रोडक्ट्स बेचती थी। तो फिर ये महानुभाव आखिर निगल क्या रहा था? जितना ज़्यादा मैं सोचता गया, उतना ही मेरा दिमाग दही होता गया। और फिर गुस्सा भयंकर लेवल पे पहुंच गया। मेरी हवा टाइट हो गई। इतना गुस्सा आ रहा था कि दोबारा सोना तो दूर, बिस्तर पर लेटना भी मुश्किल हो गया। तभी मैंने लैपटॉप उठाया और तुरंत उसे जवाब टाइप कर दिया। कृपया रिव्यू ध्यान से लिखिए सर या मैडम। हमारी दुकान के ज़्यादातर प्रोडक्ट खाने या निगलने के लिए नहीं होते। सेंड बटन दबाने के बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। हाय, ग्राहक सेवा का काम भी कितना खतरनाक होता है। सच बताऊं दोस्तों, उस समय मेरा मन कर रहा था कि उसे दो चार तगड़ी बातें सुना दूं। लेकिन ग्राहक तो आखिर ग्राहक होता है। गुस्सा पीकर रहना पड़ता है। वैसे ही ऑनलाइन स्टोर मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया था। शुरुआत का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ बंद करके भाग जाऊं। लेकिन किसी तरह हर मुश्किल पार करता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। जब मैंने पहली बार ये बिज़नेस शुरू किया था, तब बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि एक लड़का होकर मैं ऐसा स्टोर कैसे चला सकता हूँ। कुछ लोगों की नज़र में ये कोई इज्जतदार काम नहीं था। लेकिन भाई, मुझे इन बातों से कतई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने एक बात हमेशा याद रखी थी। गरीब होने से बुरा कुछ नहीं होता। पैसा न होना ही सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। बाकी दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना था। और आज पूरा 2 साल हो चुका था मुझे ये ऑनलाइन स्टोर चलाते हुए। मैं खुद मालिक था, खुद ग्राहक सेवा संभालता था, खुद ऑर्डर पैक करता था, खुद ही हर काम देखता था। यानी कर्मचारी रखने का खर्चा भी बच जाता था और किसी के नखरे भी नहीं झेलने पड़ते थे। कुल मिलाकर जिंदगी काफ़ी आराम से चल रही थी। हाँ, एक परेशानी ज़रूर थी, किराया। भाई, किराया एकदम जान निकाल देता था। लेकिन जब बिज़नेस से अच्छी कमाई होने लगी, तब मैंने एक अलग विला किराए पर ले लिया। आखिर सामान रखने, पैकिंग करने और स्टॉक जमा करने के लिए जगह चाहिए थी। स्टोर का माल लगातार बढ़ रहा था, इसलिए मुझे बड़ा घर लेना ही पड़ा। हालांकि किराया कड़क लेवल का था, लेकिन अब मेरी कमाई इतनी हो चुकी थी कि मैं उसे आराम से उठा सकता था। भाई लोग, पिछले 2 सालों में मेरी दुकान का रिकॉर्ड एकदम धांसू रहा था। एक भी बुरा रिव्यू नहीं। जी हाँ, पूरे 2 साल तक शून्य नकारात्मक रिव्यू। और इसी बात पर मुझे भयंकर गर्व था। लेकिन अब अचानक कहीं से एक अजीब आदमी टपक पड़ा और बिना किसी वजह के मेरी दुकान को खराब रिव्यू दे गया। सच बताऊं दोस्तों, उस समय मेरा खून खौल रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि किसी का गला ही दबा दूं। कुछ देर तक खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करता, उतना ही मेरा माथा ठनकता। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उस ग्राहक की प्रोफाइल खोल ली। उसका अवतार देखते ही मैं थोड़ा हैरान रह गया। अरे, ये तो लड़की है। उसका नाम था शेन यूए। और उसने मेरी दुकान से महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रोडक्ट खरीदा था। तभी मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बिना ज़्यादा सोचे उसे निजी संदेश भेज दिया। नमस्ते, मैं लेट नाइट स्टोर से बोल रहा हूँ। इतनी रात में परेशान करने के लिए माफ़ कीजिएगा। असल में आपकी तरफ से जो खराब रिव्यू आया है, उसे देखकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि समस्या क्या हुई थी? संदेश भेजने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। मैंने सोचा कि चलो, कल सुबह जब उठेगी तो शायद कोई सही वजह बता देगी। और फिर ट्रिंक ट्रिंक ट्रिंक, अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और एक लंबी जम्हाई ली। एक और नया दिन। नाश्ता करने के बाद मैं सीधे अपने गोदाम में पहुंच गया। आज मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर पैक करने थे। साथ ही उस रहस्यमयी खराब रिव्यू का मामला भी निपटाना था। मैंने कंप्यूटर चालू किया। सबसे पहले चैट विंडो खोली और सीधे शेन यूए की चैट पे चला गया। अगले ही पल मेरा फ्यूज़ उड़ गया, क्योंकि उसका जवाब पहले से आया हुआ था। माफ़ कीजिए। बस इतना पढ़कर ही मैं रुक गया। फिर आगे बढ़ा। मैंने गलती से गलत दुकान को खराब रिव्यू दे दिया था। कुछ दिन पहले मैंने चिकू का एक डिब्बा खरीदा था। खराब रिव्यू असल में उनके लिए था। मैं अभी जाकर आपका रिव्यू हटा देती हूँ। भाई, ये पढ़ते ही मेरी खोपड़ी सटक गई। मैं पूरी रात इसी बात पर जलता रहा। नींद खराब हुई। गुस्से में जवाब लिखा और वजह निकली चिकू। एक डिब्बा चिकू।
मेरा तो पोपट हो गया। लेकिन खुशी की बात यह थी कि आखिरकार सच्चाई सामने आ चुकी थी। मैं तुरंत रिव्यू पेज पर गया और वहां पहुंचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर से शून्य खराब रिव्यू। मेरी दुकान का परफेक्ट रिकॉर्ड वापस लौट आया था। भाई उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत उसे फिर संदेश भेज दिया, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप हमारी दुकान के लिए एक अच्छा रिव्यू छोड़ सकती हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश भेजकर मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। आखिर उसने पहले ही अपनी गलती सुधार दी थी। उससे ज़्यादा मांगना शायद थोड़ा लालच होता, इसलिए मैंने बात को वहीं छोड़ दिया। सबसे पहले प्रिंटर चालू किया और दिन भर के ऑर्डर निकालने लगा। लेकिन कुछ देर बाद टुन, एक नया संदेश आया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कृपया जल्दी जवाब दीजिए। ये पढ़ते ही मेरा माथा फिर से ठनका, क्योंकि उस संदेश के पीछे जैसे कोई अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी और मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लोग, नया संदेश आते ही मुझे ऑर्डर प्रिंट करने का काम बीच में रोकना पड़ा। मैं तुरंत कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया और चैट खोल ली। लेकिन जैसे ही संदेश पढ़ा, मेरा माथा ठनक गया। ये संदेश शेन यूए का नहीं था, बल्कि किसी और का था। मैंने जल्दी से जवाब देख लिया और फिर वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद जब मैं ऑर्डर पैक कर रहा था, तभी मुझे शेन यूए का असली जवाब दिखाई दिया। उसने लिखा था, वो सामान मैंने नहीं खरीदा था। आपकी दुकान से जो चीज़ खरीदी गई थी वो मेरे दोस्त ने मेरा अकाउंट इस्तेमाल करके खरीदी थी। ये पढ़ते ही मैं हंस पड़ा। अरे भाई, ये क्या नया ड्रामा है? मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। वो आखिर दिखावा किस बात का कर रही है? ऐसा भी नहीं है कि ये कोई शर्मनाक चीज़ हो। फिर मैंने जवाब टाइप किया, ठीक है, लेकिन खरीदारी तो आपके अकाउंट से हुई थी ना? तो क्या आप इसी अकाउंट से मेरी दुकान के लिए एक अच्छा रिव्यू छोड़ सकती हैं? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं आपको 5 युआन का डिस्काउंट कूपन भी दे दूंगा। इस बार उसने लगभग तुरंत जवाब भेज दिया, लेकिन मैंने कभी आपकी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं। मुझे नहीं पता आपके प्रोडक्ट कैसे हैं। मैं बिना जाने अच्छा रिव्यू नहीं दे सकती। इससे दूसरे ग्राहकों की राय प्रभावित हो सकती है। भाई, ये पढ़ते ही मेरा दिमाग दही हो गया। जब गलती से खराब रिव्यू ठोक दिया था तब तो इतनी ईमानदारी नहीं याद आई थी। अब अचानक सिद्धांतों की देवी बन गई। लेकिन ग्राहक से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, चेहरे पर मुस्कान लाई और फिर जवाब टाइप किया। तो फिर ऐसा कीजिए मिस लिन रोसी, अपनी दोस्त से पूछ लीजिए कि इस्तेमाल करने का अनुभव कैसा था, या फिर आप खुद एक खरीद कर देख लीजिए। आखिर आपकी गलती से हमारी दुकान की परफेक्ट रेटिंग प्रभावित हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी परेशानी समझेंगी। प्लीज़ मिस लिन रोसी। संदेश भेजते समय मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। शुरुआत में तो मेरा मकसद सिर्फ एक अच्छा रिव्यू लेना था, लेकिन अब हो सकता था कि एक नया ऑर्डर भी मिल जाए। भाई, बिजनेस दिमाग इसी को कहते हैं। कुछ मिनट बीत गए, फिर उसका जवाब आया, मैंने आज तक इस तरह की चीज़ कभी नहीं खरीदी। ठीक है, अगर मेरे खराब रिव्यू की वजह से आपको परेशानी हुई है तो मुझे सच में माफ़ कीजिए। मैं एक खरीद कर देखूंगी। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो मैं आपकी दुकान को अच्छा रिव्यू दूंगी। ये पढ़ते ही मेरी सिटी पिट्टी गुम होने वाली थी। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। फिर अचानक हंसी निकल गई। अरे यार, ये लड़की तो एकदम भोली निकली। इतनी भोली कि मेरी बातों में सचमुच आ गई। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद ये कहानी अब एक बहुत ही अजीब दिशा में जाने वाली थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और बात आई। भाई, कहीं ये लड़की नाबालिग तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो भयंकर बैंड बज जाएगी। मेरा माथा तुरंत ठनक गया। मैंने बिना देर किए उसे संदेश भेजा। एक बात पूछनी थी। हमारी दुकान के सभी प्रोडक्ट सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी उम्र कानूनी सीमा से ऊपर है ना? संदेश भेजते ही तुरंत जवाब आ गया, हाँ, मैं एडल्ट हूँ। ये पढ़ते ही मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं। भाई लोग, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक और ऑर्डर पक्का? मैंने तुरंत जवाब भेजा, बहुत बढ़िया। जैसे ही ऑर्डर कर दें मुझे बता दीजिए। मैं आपके ऑर्डर को प्राथमिकता देकर जल्दी भेज दूंगा। ये कहकर मैं फिर से पैकिंग के काम में लग गया। कुछ देर बाद उसका ऑर्डर आ गया। मैंने सामान्य तरीके से पता देखने के लिए स्क्रीन खोली, लेकिन जैसे ही पता पढ़ा, मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। फिर एक बार और पता पढ़ा, विला क्षेत्र, ब्लॉक 20, भवन 102। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। फिर अपना पता देखा, भवन 101। अगले ही पल मेरी सिटी पेट्टी गुम हो गई। मैं बार बार दोनों पते देख रहा था, भवन 101, भवन 102। भाई, ये लड़की तो मेरे बिल्कुल बगल वाले घर में रहती थी, सिर्फ एक दीवार का फासला। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया। ये कैसी खतरनाक किस्मत है। इतनी बड़ी दुनिया में ग्राहक मिली भी तो पड़ोस वाली।
मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर अचानक मुझे एक और बात याद आई। वो बगल वाला विला तो हमेशा खाली रहता था। जब से मैं आया था वहाँ कभी किसी को नहीं देखा। तो फिर अचानक वहाँ कौन रहने आ गया? तभी मेरा माथा फिर से ठनका। रुको, अगर वो सच में मेरे पड़ोस में रहती है तो क्या मुझे अभी भी डिलीवरी कंपनी को पैसे देने की ज़रूरत है? ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं खुद ही सामान पहुंचा सकता था। लेकिन अगले ही पल मेरा दिमाग दूसरी दिशा में भागा। नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कैसे इंसान है। अगर सामने पड़ गई तो? अगर उसने पहचान लिया कि मैं वही दुकानदार हूं तो? भाई, सोचते सोचते मेरी खोपड़ी सटक गई। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक धांसू योजना आई। मैं रात को चुपचाप जाकर पैकेट दरवाजे पर रख दूंगा, फिर तुरंत वापस भाग आऊंगा। उसके बाद उसे संदेश भेज दूंगा कि आपका पार्सल पहुंच गया है। जितना ज़्यादा मैं इस योजना के बारे में सोच रहा था उतनी ही शानदार लग रही थी। एकदम परफेक्ट। ना मुलाकात, ना शर्मिंदगी, ना कोई परेशानी। मैंने तुरंत उसे संदेश भेजा। आप और मैं एक ही शहर में रहते हैं, काफ़ी पास भी हैं, इसलिए मैं पार्सल कुरियर से नहीं भेजूंगा। अगले 2 दिनों में कोई व्यक्ति आपको सीधे पहुंचा देगा। क्या ये ठीक रहेगा? संदेश भेजने के बाद मैं उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। मैंने कंधे उचका दिए। चलो, मैंने बता तो दिया है। और फिर अपने काम में लग गया। शाम होते होते मैंने बाहर झांका। बगल वाले विला की तरफ देखा, लेकिन वहां अब भी अंधेरा था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ही ना हो। मेरा दिल खुश हो गया। बढ़िया मौका है। मैंने जल्दी जल्दी बाकी पैकेट तैयार किए। फिर वह खास पार्सल उठाया, एक काला जैकेट पहना और धीरे धीरे बाहर निकल गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था। जल्दी से पैकेट रखूंगा और वापस आ जाऊंगा। उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसका पड़ोसी ही ये दुकान चलाता है। और इसी सोच के साथ मैं रात के अंधेरे में भवन 102 की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मेरी जिंदगी का सबसे अजीब सामना होने वाला है। भाई लोग, मेरी पूरी योजना एकदम परफेक्ट लग रही थी। न कोई मुलाकात, न कोई बातचीत, न कोई झंझट। बस चुपचाप पार्सल रखो और वापस निकलो। जब तक मैं पकड़ा ना जाऊं सब बढ़िया था। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं भवन 102 के गेट तक पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। घर के अंदर भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मैंने राहत की सांस ली, फिर झुककर धीरे से पार्सल दरवाजे के पास रख दिया। लेकिन भाई, जैसे ही मैं सीधा खड़ा होने वाला था, पीछे से एक साफ, ठंडी और हल्की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? उस आवाज़ ने मेरी आत्मा तक हिला दी। मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं बिजली की तरह पलटा और सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, लंबी, बेहद खूबसूरत, और इस समय उसके चेहरे पर साफ शक लिखा हुआ था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नज़र मेरे हाथ में मौजूद पार्सल पर जा टिकी। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गई। और भाई, उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मेरी धांसू योजना की भयंकर बैंड बज चुकी है। मैं मुंह खोलकर कुछ समझाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने जेब से फ़ोन निकाल लिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि वो क्या कर रही है कि अगले ही पल उसने आपातकालीन नंबर मिला दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मैं वहीं खड़ा रह गया और वो बेहद गंभीर आवाज़ में पूरी स्थिति बताने लगी। तभी मेरी खोपड़ी सटक गई। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। रुको रुको रुको, गलतफहमी हो गई है। मैं चोर नहीं हूँ और ना ही कोई संदिग्ध आदमी हूँ। लेकिन उसने मेरी तरफ सिर्फ एक नज़र डाली, फिर ठंडी आवाज़ में बोली, जो कहना है पुलिस को कहना। और उसके बाद उसने कॉल काट दी। मैं अभी भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देखे बिना सीधे अपने विला के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद, और मैं ठंडी हवा में अकेला खड़ा रह गया। भाई, उस समय मेरा पोपट ऐसा हुआ था कि पूछो मत। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं इस मुसीबत में फंसा कैसे? कुछ देर बाद मैं और वो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे थे। हाँ भाई, एक साधारण डिलीवरी करने निकला था और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जिंदगी कभी कभी बहुत खतरनाक मजाक करती है। सौभाग्य से मैं अकेला रहता था, इसलिए सुरक्षा के लिए मैंने अपने घर के बाहर कैमरा लगा रखा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग साफ दिखा रही थी कि पार्सल शुरू से आखिर तक मेरे हाथ में ही था। मैंने कहीं से कुछ चुराया नहीं था। यानी कम से कम चोरी का शक तो लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन मामला पूरी तरह साफ करने के लिए अधिकारी ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या है? ये सुनते ही मेरा दिमाग खाली हो गया। पूरा सिस्टम हैंग। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से अपना सिर घुमाया और बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। यही थी लिन रोसी, वही ग्राहक, वही पड़ोसन। और भाई, अब जब मैं उसे सामने से देख रहा था
तो मेरा फ्यूज़ दोबारा उड़ गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि शब्द कम पड़ जाएं। एकदम जन्नत की अप्सरा, कातिलाना चेहरा, नाजुक नैन नक्श, ऐसी खूबसूरती कि मैं जैसा चेहरों का बड़ा जानकार भी उसका सही वर्णन नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय उसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। जब से पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी थी, वो एक शब्द भी नहीं बोली थी, बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठी थी, मानो अपराध बोध में डूब गई हो। और उधर अधिकारी अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि मैं सोच रहा था, हे भगवान, अब मैं इस पार्सल के अंदर की चीज़ का नाम आखिर कैसे बताऊं? लोग उसे वहां चुपचाप बैठे देखकर मुझे सच में लग रहा था कि ये लड़की बेहद भोली है। इतनी भोली कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पुलिस अधिकारी के सवाल का जवाब दूं या नहीं। अगर जवाब नहीं देता तो मेरी बेगुनाही साबित करने में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अगर जवाब दे देता तो उसके बाद जो होने वाला था उसकी कल्पना करके ही मेरा माथा ठनक रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही सीधी सादी ईमानदारी। कुछ पल के लिए मैं सचमुच सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मैंने मन ही मन कहा, माफ़ करना छोटी बहन, मेरी बेगुनाही पहले आती है। और वैसे भी किसने कहा था मेरी बात सुने बिना पुलिस बुलाने को? मैंने गला साफ किया, फिर अधिकारी की तरफ देखकर बोला, उस पैकेट में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वयस्क उत्पाद है। अगले ही पल धड़ाम, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में बम फोड़ दिया हो। लिन रूसी ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं। वो अविश्वास से मुझे घूर रही थी, मानो कह रही हो, तुमने सच में बोल दिया? भाई, उसका चेहरा देखकर मेरी हंसी निकलने वाली थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। फिर पूरी कहानी अधिकारी को बताने लगा। कैसे उसने गलती से खराब रिव्यू दिया, कैसे हमारी चैट शुरू हुई, कैसे उसने ऑर्डर किया, और कैसे मैं खुद पार्सल पहुंचाने निकल पड़ा। मैं अधिकारी से बात कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरी आधी से ज़्यादा तवज्जो उसके चेहरे पर थी। मेरी आंखें सामने थीं, लेकिन मेरी नज़र के किनारे में सिर्फ वही दिखाई दे रही थी, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका चेहरा और लाल होता जा रहा था। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाना चाहती हो। कुछ देर बाद सारी गलतफहमी साफ हो गई, और आखिरकार हम दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए। उस समय उसके हाथ में वही पैकेट था, जो अब जांच के लिए खोला जा चुका था और फिर से बंद किया गया था। उसके चेहरे की शर्मिंदगी छिपाई नहीं छिप रही थी। गाल पूरी तरह लाल हो चुके थे। और सच बताऊं दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की जब शर्माती है तो वो और भी खूबसूरत लगती है। उस समय लिन रोसी बिल्कुल जन्नत की अप्सरा लग रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन बाहर से समझदार बनने की कोशिश की। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्की थपकी दी, फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसके कान तक लाल हो गए। भाई, मेरी तो हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला, चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की, और बस धीरे से बोली, हूँ, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उसका लाल चेहरा सारी सच्चाई बता रहा था। मैंने भौं उठाई और मन मन हिसाब लगाने लगा। ये लड़की दिखने में मुझसे छोटी लग रही, तो मैंने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा भौं सिकोड़ कर बोली, मेरा नाम लिन रोस ही है, और इस साल मैं 21 साल की हूँ। उसके बोलने के अंदाज से ही समझ आ गया कि उसे छोटी बहन कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन भाई, ऐसा मौका मैं छोड़ने वाला नहीं था। मैं मुस्कुराया, फिर कहा, अच्छा, छोटी बहन लिन रोसी, मेरा नाम चेन हावरान है। ये सुनते ही उसके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए, और मुझे लग रहा था कि हमारी ये अजीब मुलाकात अभी बस शुरू हुई है। मैं मुस्कुराया और बोला, वैसे मैं इस साल 24 साल का हूँ, तो उम्र में तुमसे बड़ा हुआ ना, इसलिए मुझे चेन ब्रदर कह सकती हो। ये कहते हुए मैंने शरारती अंदाज में आग भी मार दी। भाई लोग, जैसे ही मैंने ऐसा किया, लिन रोसी ने हल्की सी नाक सिकोड़कर मेरी तरफ देखा, फिर एक धीमी सी हूं की आवाज़ निकाली, और पूरी तरह मुझे नज़रअंदाज कर दिया। उसका वो रूठा हुआ चेहरा देखकर मेरा हंसने का मन करने लगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, छोटी बहन, तुमने मुझ पर गलत आरोप लगाया, पुलिस स्टेशन तक घसीट लाई। आज रात मेरी नींद पूरी तरह खराब हो गई, और अब तुम मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगोगी? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो तुरंत घबरा गई। उसके चेहरे पर अपराध बोध फिर से लौट आया। मुझे सच में बहुत माफ़ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आप जो भी मुआवजा चाहें, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही मेरी भौं ऊपर उठ गई। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी चलेगा, यहाँ तक कि वो भी। जैसे ही उसने मेरी बात समझी, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया।
भाई मैं शाम से खुद को रोक रहा था, लेकिन अब मेरी बैंड टूट गई। मैं जोर से हंस पड़ा, इतना हंसा कि पेट में दर्द होने लगा। और उधर लिन रोसी शर्म से जमीन में गिरने वाली थी। उसके कान तक लाल हो चुके थे। उसने खुद को संभालने के लिए 2 बार खांसी की, फिर बेहद गंभीर चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा हंसना और मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद मैंने खुद को शांत किया, फिर मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, मजाक बहुत हो गया। ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक बार खाना खिला देना, इतना तो कर सकते हैं ना? उसने बिना ज़्यादा सोचे तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। फिर पूछा, लेकिन कब? मैंने कंधे उचकाए। अभी तय नहीं किया। ऐसा करो, मुझे वीचैट पे जोड़ लो, जब मैं तय कर लूँगा तब बता दूंगा। ये कहते हुए मैंने अपना क्यूआर कोड खोल लिया और उसका फ़ोन स्कैन करने के लिए आगे बढ़ा दिया। वो कुछ पल के लिए रुक गई, मानो सोच रही हो कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन आखिरकार उसने फ़ोन निकाला और मेरा क्यूआर कोड स्कैन कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद मेरी मित्र सूची में एक नया संपर्क जुड़ गया। उसकी प्रोफाइल तस्वीर बिल्कुल सादी थी, सिर्फ सफ़ेद रंग की। मैं मुस्कुराया और तुरंत उसका नाम बदलकर सेव कर दिया, प्यारी छोटी बहन। भाई ये नाम देखकर ही मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने फ़ोन जेब में रख लिया, लेकिन तभी ध्यान गया कि वो अब भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? वो जैसे अचानक होश में आई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। उसने तुरंत फ़ोन रख लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने आसमान की तरफ देखा। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। भाई लोग, कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। मैंने लंबी जम्हाई ली। चलो, सुबह होने वाली है। मैं एक गाड़ी बुलाता हूँ, अब घर चलते हैं। मैं तो थक कर मरने वाला हूँ। मेरी जम्हाई देखकर वो फिर से ठिठक गई और अगले ही पल एक बार फिर बोली, मुझे सच में बहुत माफ़ कीजिए। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी, फिर हंसते हुए कहा, अरे रहने भी दो। मैंने पहले ही कहा ना, तुम मुझे खाना खिला रही हो, उसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर आखिरकार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये साधारण सा डिनर बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। फिर तय रहा, ये मामला यहीं ख़त्म। मेरी बात सुनकर लिन रोसी ने हल्के से सिर हिला दिया। उसके बाद हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठ गए। पूरी रात के ड्रामे के बाद थकान हम दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शुरुआत में वो खिड़की के बाहर देखती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद नींद ने उसे पूरी तरह घेर लिया। भाई लोग, रास्ता काफ़ी लंबा था और पता ही नहीं चला कब उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा। अगले ही पल उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मेरा फ्यूज़ हल्का सा उड़ गया, लेकिन उसे देखकर हंसी भी आ गई। वो सचमुच गहरी नींद में सो चुकी थी। उसका चेहरा शांत था, लंबी पलकें बंद थीं, और इस समय वो किसी मासूम जन्नत की अप्सरा जैसी लग रही थी। मैंने उसे जगाया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। काफ़ी देर बाद जब हमारा इलाका आने वाला था, तब मैंने धीरे से उसे पुकारा, लिन रूओसी, उठो, हम पहुंचने वाले हैं। वो नींद में बड़बड़ाई, फिर धीरे धीरे आंखें खोली, एक छोटी सी जम्हाई ली, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो पूरे समय मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। अगले ही पल वो बिजली की तरह सीधी बैठ गई। उसके चेहरे का रंग फिर बदल गया। तुम्हारा कंधा सुंदर नहीं हो गया, मुझे माफ करना, तुम मुझे हटा सकते थे। मैं हंस पड़ा, कोई बात नहीं, पहले नीचे उतरते हैं। तभी गाड़ी हमारे विला क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर रुक गई। भाई, विला क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या यही थी, गेट से घर तक का रास्ता भयंकर लंबा होता था। हम दोनों पैदल चलने लगे और रास्ते की खामोशी तोड़ने के लिए मैंने बातचीत शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद मैंने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, वैसे वो सामान ले लिया ना? मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर तन गया। भाई लोग, उसके कानों की लवियां एकदम लाल हो गईं, इतनी लाल कि जैसे उनमें खून दौड़ रहा हो। बेशक मुझे पता था कि उसने सामान ले लिया है, मैं अंधा तो था नहीं, लेकिन उसे छेड़ने में जो मज़ा आ रहा था वो अलग ही था। आखिर इतनी भोली छोटी बहन रोज़ रोज़ कहाँ मिलती है? मैंने मुस्कुराकर आगे कहा, अच्छा है, घर जाकर आराम से इस्तेमाल करके देखना, गारंटी है संतुष्ट हो जाओगी, बहुत आरामदायक है। और हाँ, अच्छा रिव्यू देना मत भूलना, छोटी बहन। ये कहते हुए मैंने हल्के से उसके कंधे पर थपकी भी दे दी। मेरी बात सुनकर उसके कान और भी लाल हो गए। भाई, उसकी हालत देखकर मेरी हंसी छूटने वाली थी। वो कुछ देर तक खुद को संभालती रही, फिर आखिरकार बोली, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? मैंने मासूम चेहरा बना लिया। ऐसे मतलब कैसे? सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा इस्तेमाल करके देखना आरामदायक है? अरे,
छोटी बहन तो सच में छोटी बहन निकली। मैं धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसने मेरी बात सुन ली। वो तुरंत पलटी। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं, और फिर उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा नाम लिन रोज ही है। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन भाई, उसे गुस्सा होने की कोशिश करते देखना भी किसी मजेदार नाटक से कम नहीं था। और मुझे लग रहा था कि उसे छेड़ने की आदत अब शायद आसानी से नहीं छूटने वाली थी। मैंने भौं उठाई और मुस्कुराकर कहा, ठीक है रोज। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उसके कदम अचानक तेज हो गए। भाई लोग, साफ पता चल रहा था कि मैडम अब भी थोड़ी नाराज थीं। मैं हंसते हुए उसके साथ चलने लगा। फिर पूछा, अरे गुस्सा हो क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे ठंडी आवाज में जवाब दिया, नहीं। भाई, जिस अंदाज में उसने नहीं कहा था, उससे मेरा माथा ठनक गया। ये वही नहीं था जिसका मतलब अक्सर हाँ होता है। मैं हंस पड़ा। अभी भी नाराज हो? ठीक है बा, मेरी गलती। लेकिन तुम सच में मुझसे छोटी हो। चलो, अब गुस्सा मत करो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें छोटी बहन नहीं बुलाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। मैंने तुरंत पकड़ लिया। अरे वाह, इतनी आसानी से मान भी गई। वो झेंप गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं मुस्कुराया, ठीक है, तुम कहती हो तो गुस्सा नहीं हो। लेकिन एक ज़रूरी बात, मेरा अच्छा रिव्यू कब दे रही हो? ये सुनते ही उसने दांत भींच लिए। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे फिर से मुझे पुलिस स्टेशन भेजने का मन कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, दे दूंगी। मैं तुरंत खुश हो गया। है, बस यही तो सुनना था। बात करते करते हम आखिरकार विला क्षेत्र के अंदर पहुंच गए। मैं तो पूरी तरह थक चुका था। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। मैं किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, फिर पीछे मुड़कर कहा, शुभ रात्रि रोज। मैं तो थक कर खत्म हो चुका हूं। अब वी चैट पर बात करेंगे, ठीक है? मैंने हाथ हिलाया और अपने विला के अंदर चला गया। भाई लोग, घर पहुंचते ही मेरी हालत ऐसी थी कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। मैं सीधे बिस्तर पर गिरा, और अगले ही पल धड़ाम, गहरी नींद। मुझे याद भी नहीं कि कब सोया। जब दोबारा आंख खुली तो खिड़की से आती धूप पूरे कमरे में फैल चुकी थी। सुनहरी रोशनी एकदम कड़क लग रही थी। मैं चप्पल घसीटता हुआ बाथरूम तक गया, जल्दी से नहा लिया, थोड़ा बहुत तैयार हुआ, फिर नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ निपटा दिया। और उसके बाद एक मेहनतकश आदमी की असली ज़िंदगी शुरू हो गई। कल रात और आज सुबह पुलिस स्टेशन के चक्कर में मैं कोई ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाया था। अब काम का पहाड़ मेरे सामने खड़ा था। इतना काम था कि मेरी हवा टाइट हो गई। भाई, मैं पैकिंग करता, प्रिंट निकालता, स्टॉक चेक करता, फिर पैकिंग करता, फिर नए ऑर्डर देखता। लगातार भाग दौड़। मेरा दिमाग दही होने वाला था। लेकिन इन सब के बीच भी मैंने रोज से चैट करने का समय निकाल ही लिया। मैंने उसे संदेश भेजा, उठ गई क्या? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ, आज मेरी सुबह की क्लास थी। मैं मुस्कुराया, जैसा सोचा था। तुम सच में छात्रा निकली। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसकी आंखें इतनी साफ और मासूम क्यों थीं। मैंने फिर लिखा, इतनी सुबह क्लास? तो नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। उसका जवाब तुरंत आया, ठीक हूँ। उसका छोटा सा जवाब देखकर मैं हंस पड़ा। फिर जानबूझकर छेड़ने वाला संदेश भेज दिया, वैसे उस सामान को आजमाने का प्लान कब है? मैं अभी भी अपने अच्छे रिव्यू का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका संदेश आया, मजाक बंद करो, जाओ और अपने ऑर्डर प्रिंट करो। ये पढ़ते ही मैं हंसते हंसते कुर्सी पर पीछे झुक गया। भाई लोग, ये लड़की जितनी भोली थी, उतनी ही आसानी से छेड़ी भी जा सकती थी। भाई लोग, काम करते करते पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। जब मैंने दोबारा फ़ोन उठाया, तब तक सूरज डूब चुका था। पूरा दिन ऑर्डर, पैकिंग और ग्राहकों के बीच निकल गया था। तभी मुझे एक बात याद आई। मैंने तुरंत रोज को संदेश भेजा। तो फिर कुछ सेकंड बाद जवाब आया, क्या? मैं मुस्कुराया, अच्छा रिव्यू दे दिया क्या? हाँ, लगता है मेरे पूछने के डर से तुमने पहले ही इस्तेमाल करके देख लिया। मेरे संदेश के कुछ ही पल बाद उसका जवाब आ गया, अभी नहीं। मैंने तुरंत मौका पकड़ा, तो फिर इस्तेमाल किए बिना अच्छा रिव्यू क्यों दे दिया? ये तो सही बात नहीं है। मुझे याद है तुमने क्या कहा था मिस रोज, दूसरे ग्राहकों की राय प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कुछ देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लग रहा था जैसे वो सोच रही हो कि मुझे क्या जवाब दे। फिर आखिरकार उसका संदेश आया, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, इसलिए अच्छा रिव्यू दे दिया। अब इसके बारे में और मत पूछो। ये पढ़ते ही ना जोर से हंस पड़ा। भाई, मैं उसके चेहरे की कल्पना कर सकता था। जरूर अभी उसके होंठ हल्के से फूले हुए होंगे, चेहरे पर झुंझलाहट होगी,
और कान शायद फिर से लाल हो गए होंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब भेजा, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं ये बात बार बार करूं तो फिर नहीं पूछूंगा। एकदम समझदार इंसान वाला जवाब। संदेश भेजने के बाद मैंने आज के सारे ऑर्डर देखे और तभी मेरा माथा ठनका। आज तो मैंने अपने तय लक्ष्य से भी ज़्यादा काम कर लिया था। भाई लोग, इतनी मेहनत के बाद तो छुट्टी बनती थी। मैंने सोचा क्यों ना कल एक दिन आराम कर लिया जाए। तभी मुझे वो डिनर याद आया जिसका वादा रोज़ ने किया था। मैंने तुरंत संदेश भेजा, कल शाम फ्री हो, साथ में खाना खाने चलें। इस बार जवाब आने में थोड़ा समय लगा। फिर अचानक एक वॉइस मैसेज आया। मैंने उसे खोल लिया और अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज़ बेहद मधुर थी, एकदम नरम, और सांसें थोड़ी तेज़ चल रही थीं। वो बोली, कल शाम नहीं हो पाएगा, मेरी अतिरिक्त ट्रेनिंग है। मैंने तुरंत जवाब भेजा, अतिरिक्त ट्रेनिंग? किस चीज़ की? क्या तुम खेलों की छात्रा हो? कुछ सेकंड बाद एक और वॉइस मैसेज आया, छोटी दूरी की दौड़। मैंने सिर हिलाया, अच्छा, तो अभी ट्रेनिंग कर रही हो? उधर से तुरंत जवाब आया, तुम्हें कैसे पता? मेरे चेहरे पर शर्ती मुस्कान आ गई। मैंने लिखा, और कैसे पता चलता? तुम्हारी सांसों से साफ पता चल रहा है कि दौड़ कर आई हो। ये तो व्यायाम वाली सांसें हैं। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका संदेश आया, ठीक है, ठीक है, मजाक मत करो। मैं हंस पड़ा, फिर लंबी सांस लेकर टाइप किया, हाय, तुम सच में बहुत गंभीर रहती हो। फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए मैं मुस्कुराने लगा। आखिर रोज़ सिर्फ बेहद खूबसूरत ही नहीं थी, वो खेलों की छात्रा भी थी। और जितना मैं उससे बात कर रहा था, उतना ही महसूस कर रहा था कि उसकी भोली और सीधी सादी शख्सियत किसी भी इंसान को उसके करीब खींच सकती थी। कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता था, ये लड़की आखिर 21 साल की है या कोई शरारती बच्ची। उसकी हर बात में एक अजीब सी मासूमियत थी। खैर, जब उसने कहा कि अगले दिन भी समय नहीं है, तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैंने कंधे उचकाए, ठीक है, आराम छोड़ो, काम करो, ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करो, ज़्यादा पैसा कमाओ। यही मेरा जीवन मंत्र था। और फिर दिन गुजरने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पता ही नहीं चला कब कई दिन निकल गए। इन दिनों मैं और लिन रोज़ ही लगभग रोज़ वीचैट पे बात करते थे। सुबह, दोपहर, शाम, कभी मज़ाक, कभी छोटी-मोटी बहस। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने दिनों में मैं उसे एक बार भी नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि मैडम प्रतियोगिता के लिए बाहर गई हुई थी, घर ही नहीं आ रही थी। तो मुलाकात होती भी कैसे? उस दिन भी मैंने सारे ऑर्डर निपटाए, फिर नहाया, रात का खाना मंगवाया और बिस्तर पर लेटकर फ़ोन उठा लिया। जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा था, मैं सीधे उसकी चैट पर पहुंच गया। मैंने पूछा, तो प्रतियोगिता कब खत्म हो रही है? कुछ देर बाद जवाब आया, कल वापस आ रही हूँ। प्रतियोगिता खत्म हो गई। मैंने तुरंत अगला सवाल भेज दिया, कौन सा स्थान मिला? लेकिन संदेश भेजते ही मेरा माथा ठनका। अरे, अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आया हो तो? मैंने तुरंत दूसरा संदेश भेज दिया, वैसे रैंक चाहे जो भी हो, मेरे दिल में तो तुम हमेशा नंबर 1 हो। कोशिश करना ही आधी जीत होती है। वैसे तुम नंबर 1 आई हो ना, इतनी प्रतिभाशाली जो हो। मैं खुद ही मुस्कुरा रहा था। फिर एक और संदेश भेज दिया, सच बताओ, तुम इतनी शानदार कैसे हो सकती हो? सुंदर होना ही काफ़ी नहीं था क्या? खेलों में भी इतनी अच्छी हो। मैं तो लगभग तुम्हारे आकर्षण में फंसता जा रहा हूँ। संदेश भेजते ही मैं खुद हंस पड़ा। भाई लोग, मुझे पूरा यकीन था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ उसका चेहरा फिर लाल हो गया होगा। कुछ मिनट बाद उसका जवाब आया, कल वापस आ रही हूँ। मैंने स्क्रीन देखी, फिर हंस पड़ा। अरे, ये तो तुम पहले ही बता चुकी हो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मुझे पता है, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मुझे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये पढ़ते ही मैं मुस्कुराया। ओ, तो बात यह है, मतलब हमारी रोज आखिरकार फ्री होने वाली है। तो फिर मुझे खाना खिलाने का वादा याद है ना? इस बार जवाब तुरंत आया, हाँ, क्या खाना है? सोच कर बता देना। इतना इंतज़ार करवाया है तो कुछ अच्छा खिला पड़ेगा। भाई, ये पढ़कर मैं और खुश हो गया। मैंने तुरंत लिखा, तो कल रात चलते हैं। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया। मैंने दूसरा संदेश भेजा, रुको, तुम कल सफ़र करके वापस आओगी? थक नहीं जाओगी? ऐसा करते हैं, परसों चलते हैं। मैं अभी अपना संदेश पूरा ही कर रहा था कि तभी उसका जवाब स्क्रीन पर दिखाई दिया, और उसे पढ़ते ही मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसका जवाब जल्दी ही आ गया, कल रात का फैसला तुम कर लो। अगर ऐसी जगह है जहाँ पहले से बुकिंग करनी पड़ती हो
तो मुझे जल्दी बता देना। ये पढ़ते ही मैं मुस्कुरा दिया। भाई लोग, मानना पड़ेगा, रोज सच में काफ़ी समझदार थी। हर बात सोच समझ कर करती थी। मैंने तुरंत जवाब भेजा, ठीक है। उसने भी सिर्फ एक शब्द भेजा, ठीक। बस, बात खत्म। ना कोई बहस, ना कोई नखरा, ना मेरी रोज़ वाली झल्लाहट। मैंने उसे थोड़ी देर और छेड़ा, फिर फ़ोन एक तरफ रखकर रेस्तरां ढूंढने लगा। करीब आधे घंटे तक मैं अलग अलग जगहें देखता रहा, और तभी मेरी नज़र एक बेहद मशहूर जोड़ों वाले रेस्तरां पर पड़ी। भाई, जगह तो एकदम धांसू थी, सजावट शानदार, माहौल कड़क, और तस्वीरें देखकर ही मेरा मन जाने का कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कीमतें देखीं। अगले ही पल मेरा माथा ठनक गया। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी महंगा था। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोचने लगा, रोज़ अभी छात्रा है, ऊपर से विला का किराया भी देती है। अगर मैं उसे इतनी महंगी जगह ले गया तो क्या ये ठीक होगा? फिर मेरे दिमाग में दूसरा विचार आया, कोई बात नहीं, मैं खुद भुगतान कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर हिला दिया, नहीं, इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। भाई, जितना मैं उसे जान रहा था उतना समझ रहा था कि वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। आखिरकार मैंने फैसला किया, चलो, इस बार सस्ती लेकिन अच्छी जगह चलते हैं। अगली बार मैं उसे उस महंगे रेस्तरां में ले जाऊंगा। ये सोचकर मैंने एक अच्छी और किफ़ायती जगह चुन ली। फिर उसका नाम रोज़ को भेज दिया, और उस दिन की बातचीत यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, उस रात मुझे थोड़ा उत्साह महसूस हो रहा था, क्योंकि अगले दिन मैं फिर से रोज़ से मिलने वाला था। और एक चेहरों का दीवाना इंसान होने के नाते उस खूबसूरत चेहरे को दोबारा देखने का विचार ही मुझे खुश कर रहा था। और फिर अगला दिन आ गया। शाम के ठीक 7 बजे मेरे घर की घंटी बजी। टिन टोंग, टिन टोंग। मैं लगभग तुरंत दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा फ्यूज़ उड़ गया। दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की सचमुच कमाल लग रही थी। हल्के रंग के कपड़े, साफ चेहरा, लंबे बाल, और वही कातिलाना मासूमियत। भाई, मेरी जान तो आज और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, लेकिन लगता है मेरी छोटी बहन और भी सुंदर हो गई है। मेरी बात सुनते ही उसने मुझे 2 सेकंड तक घूरा। सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन उन 2 सेकंड में उसकी पूरी नाराज़गी दिखाई दे रही थी। और फिर उसके कान फिर से लाल हो गए। वो बोली, चलने के लिए तैयार हो? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जानबूझकर हैरानी वाला चेहरा बनाया। अरे, तुम सच में ऐसे ही चलोगी? वो एकदम रुक गई। क्या मतलब? मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अभी तुमने मुझे सुंदर कहा, तो क्या मुझे भी तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए? आखिर लड़कों को भी खुश होने का हक है। ये सुनते ही उसका चेहरा और अजीब हो गया। मैंने सिर हिलाया, मानो लोहे को सोना बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आज तुम भी अच्छे लग रहे हो। मैं तुरंत हंस पड़ा। बस, अब बात बनी। हालांकि मैं तो हर दिन ही हैंडसम होता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने आंखें घुमा ली। भाई लोग, उसे छेड़ना सच में बहुत मज़ेदार था। मैंने जेब से फ़ोन निकाला, सोचा एक गाड़ी बुला लेता हूँ। लेकिन जैसे ही बाहर नज़र गई, मेरा दिमाग दही हो गया, क्योंकि सड़क के किनारे एक चमचमाती काली गाड़ी खड़ी थी, एकदम आलीशान। और वो कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, वो थी एक शानदार लग्जरी कार, जो यहाँ दिखना अपने आप में ही बेहद अजीब बात थी। और उसी पर मुझे महसूस हुआ कि शायद आज की शाम मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। भाई, जैसे ही मैंने बाहर खड़ी उस चमचमाती गाड़ी को ध्यान से देखा, मेरे हाथ में पकड़ा फ़ोन हल्का सा कांप गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, फिर रोज़ की तरफ देखा। रुको ज़रा, ये गाड़ी तुमने किराए पर ली है? कितना पैसा खर्च कर दिया? मुझे तो तुम्हारे बटुए की चिंता होने लगी है। खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? सीधे एक आलीशान गाड़ी उठा लाई। रोज़ ने मेरी तरफ देखा, फिर बिल्कुल शांत आवाज़ में बोली, ये मेरी गाड़ी है। मैं तुरंत हंस पड़ा। अरे छोटी बहन, इतना अमीर बनने का नाटक मत करो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खाने का बिल कैसे देना है मैं खुद देख लूँगा। रोज़ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी अंदर बैठ गया। लेकिन भाई, जितना देखता जा रहा था उतना ही मेरा माथा ठनक रहा था। गाड़ी का इंटीरियर एकदम शानदार था। हर चीज़ महंगी लग रही थी। यहाँ तक कि अंदर एक छोटा सा खिलौना कुत्ता भी लटका हुआ था। मैंने उसे देखा और मन ही मन सोचा, शायद पिछले किराएदार का होगा। फिर तुरंत दूसरा विचार आया, या फिर रोज़ ने ही इसे लगाया होगा ताकि गाड़ी अपनी लगे। अगले ही पल मैंने खुद को डांटा, चेन, हौरान, तुम भी ना, क्या क्या सोचते रहते हो? मौका मिला तो इस लड़की को समझाना पड़ेगा। दिखावे के लिए इतना पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं।
पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि उसे कैसे समझाऊं। और इसी बीच हम बुक किए हुए रेस्तरां पहुंच गए। मैंने एक पश्चिमी शैली का रेस्तरां चुना था। यहाँ के स्टेक की बहुत तारीफ थी। कीमत भी ठीक ठाक थी। माहौल भी शानदार था। यानी कम खर्च में बढ़िया अनुभव। हम दोनों अंदर जाकर बैठ गए, ऑर्डर दे दिया और खाने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन भाई, मेरे मन में वही सवाल घूम रहा था। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने फिर पूछा, सच सच बताओ, उस गाड़ी को किराए पर लेने में कितना खर्च हुआ? रोज़ मुस्कुराई। मैंने फिर ही कहा, वो किराए की नहीं है, सच में मेरी है। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम इसे साबित भी कर दो। फिर भी नहीं मानूंगा। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने एक गंभीर चेहरा बनाया। तुम अभी छात्रा हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा? और सुनो, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। पहले विला किराए पर लिया, अब खाना खाने के लिए इतनी महंगी गाड़ी किराए पर ले आई। मैं तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं हूँ। मैं तो मैं थोड़ा रुका, फिर हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे चेहरे के पीछे हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ खाना खाना ही काफ़ी है। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई पैसों का पुजारी नहीं हूँ। मैं लगातार बोलता जा रहा था और रोज़ लगातार मुझे देखती जा रही थी। फिर अचानक उसने अपना फ़ोन उठाया और बिना कुछ कहे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा झुका, स्क्रीन की तरफ देखा। अगले ही पल मेरा दिमाग दही हो गया। स्क्रीन पर एक खरीद अनुबंध की तस्वीर खुली हुई थी और उस पर साफ साफ नाम लिखा था, लिन रुओसी। मैंने एक बार तस्वीर देखी, फिर रोज़ को देखा, फिर दोबारा तस्वीर देखी। भाई, मेरा फ्यूज़ पूरी तरह उड़ चुका था। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर रोज़ कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी, एकदम चमकती हुई मुस्कान, जन्नत की अप्सरा जैसी मुस्कान। उसने भौं हल्की सी उठाई, फिर शरारती अंदाज में पूछा, अब तो विश्वास हुआ? भाई, उसकी बात सुनने के बाद भी मैं सिर हिलाता रहा, एकदम जिद्दी अंदाज में। नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता। रोज़ मुझे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी और कुछ सेकंड बाद उसकी हंसी और भी खिल उठी। वो बोली, सच में, तस्वीर नकली नहीं है, सब असली है। और वो विला भी किराए का नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। रोज़ ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। पहले वो मेरे दादा दादी का घर था। उनके गुजर जाने के बाद वहाँ कोई नहीं रहा। हालांकि उसकी नियमित सफाई होती रहती थी। क्योंकि वो मेरे विश्वविद्यालय के ज़्यादा करीब था, इसलिए मैं वहाँ रह आ गई। उसकी बात खत्म होते ही मेरा दिमाग फटने वाला था। मैं कुर्सी पर जड़ हो गया। रुको, मतलब वो आलीशान गाड़ी भी तुम्हारी है और वो पूरा विला भी? तुम सच में इतनी अमीर हो? भाई, मेरी हवा टाइट हो गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं कितना बड़ा जोकर बना हुआ था। रोज़ ने सिर हिलाया, इतना भी नहीं। वैसे वो विला मेरे नाम पर नहीं है, इसलिए तकनीकी रूप से वो मेरा नहीं है। मैंने राहत की सांस लेनी ही चाहिए थी कि अगले ही पल उसने कहा, लेकिन शायद मेरे पास कुछ और मकान है, बस इस इलाके में नहीं है। अगले ही पल मैंने हाथ उठा दिया। बस, बस बस बस, अब और मत बोलो, कृपा करके यहीं रुक जाओ। भाई लोग, मेरा तो पोपट हो चुका था। मैंने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। मैं यहाँ इस चिंता में था कि तुम महंगा रेस्तरां अफोर्ड नहीं कर पाओगी, इसलिए अपनी पसंद की जगह छोड़ दी और एक सस्ता लेकिन अच्छा रेस्तरां चुना। मुझे लगा मैं बहुत समझदारी दिखा रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि मेरी सारी चिंता बेकार थी। मैं खुद पे हंसने लगा। असल जोकर तो मैं निकला। मेरी औकात ही क्या थी चिंता करने की? मैं आखिर हूँ कौन? रोज़ का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। वो धीरे से बोली, माफ़ करना, मेरा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। बस मुझे लगा ये बातें बताने लायक नहीं है। कुछ पल बाद उसने पूछा, अगर चाहो तो हम उस रेस्तरां में जा सकते हैं जहां तुम पहले जाना चाहते थे। मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूं। बस मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। और सच कहूँ, तुम्हारी दौलत ने मुझे थोड़ा हिला भी दिया है। मैं मुस्कुराया, फिर उंगली उसकी तरफ उठाई। लेकिन तुम्हारी भी एक समस्या है। रोज़ तुरंत चौंक गई। मेरी? कौन सी समस्या? मुझ में कोई समस्या नहीं है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वेटर खाना लेकर आ गया। भाई, इतना शानदार खाना सामने रख दिया गया कि मेरा पूरा ध्यान भटक गया। मैं कुछ सेकंड तक प्लेटों को देखता रहा। फिर अचानक मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या बोलूं। रोज़ भी मुझे देख रही थी और मैं उसे कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। फिर मैंने लंबी सांस ली। हाय। सच कहूँ तो मुझे लोगों को दिलासा देना नहीं आता। मैंने आज तक कभी प्रेम संबंध भी नहीं बनाया, तो ऐसी स्थितियों में क्या कहना चाहिए ये भी नहीं पता। मेरी बात सुनते ही रोज़ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया।
वो ऐसे दिख रही थी जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हो। भाई लोग, उसे ऐसे देखते ही मेरे अंदर का शैतान फिर जाग गया। मुझे उसे छेड़ने की भयंकर इच्छा होने लगी। मैंने होठों पर मुस्कान दबाई, फिर उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, वैसे लगता है वो सामान काफ़ी काम का निकला। जैसे ही उसने मेरी बात समझी, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और मेरे अंदर की हंसी किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार हो जैसा गई। मैंने सोचा था। मेरी बात सुनते ही लिन रोसी के कान फिर से लाल हो गए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके कान लाल हुए जरूर, मगर उसकी भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थीं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, ये सार्वजनिक जगह है, जरा ध्यान से बात किया करो। भाई लोग, उसका वो गंभीर चेहरा देखकर मेरी हंसी निकल गई। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो। अगले ही पल उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। मैं प्यारी नहीं हूं? मैंने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, ठीक है, अगर तुम प्यारी नहीं हो तो मैं प्यारा हूं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी अस्पताल से भाग कर आया हूं। मैं हंसते हुए बोला, जल्दी खाना खाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि भूख लगी है। इसके बाद हम दोनों ने खा खत्म किया और फिर वापस उसी आलीशान गाड़ी में बैठ गए। लेकिन भाई, अब एहसास बिल्कुल अलग था। पहले मुझे लगता था कि ये किराए की गाड़ी है, अब पता था कि ये सच में उसकी है। इसलिए हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया था। मेरी नज़र फिर उस लटकते हुए छोटे कुत्ते पर गई। मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, ये तुमने लगाया है ना? लिन रोसी ने एक नज़र डाली, फिर हल्की सी नाक सिकोड़कर बोली, ये मेरे वेल्श कॉर्गी कुत्ते के आधार पर बना हुआ चाबी का गुच्छा है। मैं चौंक गया। तुम्हारे पास कुत्ता भी है? मैंने कभी देखा क्यों नहीं? वो बोली, वो मेरे पुराने घर में रहता है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा। कुछ पल बाद मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेरा माथा ठनका। वैसे सच बताऊं, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतनी अमीर हो। भाई लोग, ये बात सच थी। उसके कपड़ों पर कोई बड़ा ब्रांड नहीं दिखता था, न कोई चमक दमक, न कोई दिखावा। अगर मुझे पहले से पता न होता तो मैं उसे एक साधारण कॉलेज छात्रा ही समझता। लिन रोसी ने शांत आवाज में कहा, असल में ये कपड़े विशेष रूप से मेरे लिए बनवाए गए हैं। अगले ही पल मेरी खोपड़ी सटक गई। मैंने तुरंत हाथ उठाया। बस, चेन हावरान, अब और सवाल मत पूछ। जितना पूछोगे उतना ही जोकर बनते जाओगे। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे और फिर विला क्षेत्र पहुंच गए। गाड़ी उगते ही मैं उसकी तरफ मुड़ा, फिर बेहद गंभीर चेहरा बनाकर बोला, अगली बार मुझे किसी बहुत महंगी जगह खाना खिलाना। अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई और मैं संतुष्ट होकर गाड़ी से उतर गया। घर पहुंचते ही मेरा पहला काम था नहाना। भाई, पूरा दिन बाहर घूमने के बाद नहाने का मज़ा ही अलग होता है। मैंने जल्दी से स्नान किया और जैसे ही बाहर निकला, फ़ोन पर रीचैट की सूचना आ गई। संदेश लिन रोसी का था। मैंने तुरंत खोल लिया। जिस रेस्तरा में जाना है उसका नाम भेज देना, या चाहो तो मैं तुम्हें लेने भी आ सकती हूँ। भाई लोग, संदेश पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत उसे रेस्तरा का नाम भेज दिया, फिर लिखा, खाने की कोई जल्दी नहीं है, पहले आराम करो, शुभ रात्रि। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, शुभ रात्रि। मैं स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखता रहा और तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, ये एहसास क्या है? क्या मुझे वो पसंद आने लगी है? भाई, मेरा फ्यूज़ हल्का सा उड़ गया, लेकिन अगले ही पल मैंने सिर झटक दिया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और फिर सो गया। अगली सुबह मैं सामान्य से काफ़ी जल्दी उठ गया, लेकिन जैसे ही कमरे में नज़र दौड़ाई, मेरा माथा ठनक गया। कूड़े के कई थैले पड़े हुए थे। कल मैं उन्हें बाहर निकालना ही भूल गया था। मैंने लंबी सांस ली, थैले उठाए और घर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचा, मेरा फ्यूज़ फिर उड़ गया, क्योंकि सामने लेन रोसी खड़ी थी। स्पोर्ट्स वाले कपड़े, दौड़ने वाले जूते, ऊर्जा से भरी हुई, और दूसरी तरफ मैं, बिखरे बाल, नींद भरी आंखें, हाथ में कूड़े के थैले। भाई, तुलना ही नहीं थी। वो मुझे देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। मैंने भी हाथ हिलाया, गुड मॉर्निंग। फिर पूछा, दौड़ने जा रही हो? उसने सिर हिलाया, हाँ, सुबह दौड़ने की आदत है। फिर उसकी नज़र मेरे हाथ में पड़े कूड़े के थैलों पर गई। और तुम? मैंने थैले ऊपर उठाए। मैं कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं दौड़ने जा रही हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और दौड़ते हुए आगे बढ़ गई, जबकि मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन भी मुझे एक नया सरप्राइज़ देने वाला था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है,
फिर कूड़े के थैले उठाए और कूड़ेदान की तरफ चल पड़ा। भाई लोग, जब तक मैं कूड़ा फेंक कर वापस लौटा, लिन रोसी अपना एक चक्कर पूरा कर चुकी थी। मैं अभी आराम से वापस आ ही रहा था कि पीछे से उसकी आवाज़ आई, चेन हावरान। मैं मुड़ा। हूँ? वो हल्का सा सांस ले रही थी। फिर बोली, क्या तुम्हारी सहन शक्ति सच में इतनी खराब है? मैंने कूड़ा फेंका, फिर उसकी तरफ देखकर ईमानदारी से कहा, हाँ, बहुत अच्छी है। स्कूल के समय 800 मीटर दौड़ने में मुझे 6 मिनट लगते थे, और ऑनलाइन दुकान शुरू करने के बाद तो मैं लगभग घर से निकलता ही नहीं। अब तो हालत और ख़राब हो गई है। लिन रूसी ने सिर हिलाया, मानो उसे पहले से ही इसका अंदाज़ा हो। मैंने सोचा अब घर लौट जाऊं, लेकिन तभी उसकी थोड़ी झिझकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वैसे, एक बात कहूं? मैंने पूछा। क्या? वो कुछ पल चुप रही, फिर भी, तुम मेरे साथ सुबह दौड़ने क्यों नहीं आते? अगर ऐसे ही बैठे रहे तो शरीर जवाब दे देगा। भाई, मेरी खोपड़ी सटक गई। सुबह सुबह दौड़ना, ये तो मेरी सबसे नापसंद चीज़ों में से एक थी। मैं तो सुबह उठने के लिए ही खुद से लड़ता था। दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन फिर मैंने उसकी तरफ देखा। ये निमंत्रण लिन रोसी की तरफ से था। ऊपर से वो मेरी सेहत की चिंता भी कर रही थी। और फिर मेरे दिमाग में एक और ख़तरनाक विचार आया। अगर रोज़ साथ दौड़ेंगे तो शायद रिश्ता और करीब होगा, और शायद प्यार की कुछ चिंगारियां भी निकल आएं। भाई लोग, उस समय मुझे अपना आइडिया बड़ा धांसू लगा। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, प्यार और शांति के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी निगरानी करनी होगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, और मैं उस समय बिल्कुल नहीं जानता था कि ये फैसला आगे चलकर मेरी बैंड बजाने वाला है। समय तेजी से बीत गया। 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, फिर आधा महीना। पूरे 15 दिन तक मैं रोज सुबह लिन रोसी के साथ दौड़ता रहा। और भाई लोग, जिस प्यार की चिंगारी की उम्मीद लेकर मैं मैदान में उतरा था, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन झुंझलाहट की आग जरूर भयंकर तरीके से जल रही थी। आज आखिरकार मेरा सब्र टूट गया। मैं दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गया, फिर सीधे जमीन पर धप से बैठ गया। बस, अब और नहीं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं दौड़ रहा। लिन रूसी तुरंत रुक गई। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, दौड़ खत्म होते ही जमीन पर नहीं बैठते। मैंने हाथ हिलाया, मुझे मत सिखाओ। फिर गुस्से में उसकी तरफ देखा। सच बताओ, तुम इंसान हो भी या नहीं? वो चौंकी। क्या मतलब? मैंने दुखी चेहरा बनाया। शुरू में तुमने कहा था कि सिर्फ एक चक्कर लगाएंगे, फिर 2 चक्कर हो गए, फिर 3, और अब तुम मुझे अपने बराबर चक्कर लगवा रही हो। मैं खेलों में फेल आदमी हूँ, तुम राष्ट्रीय स्तर की धावक हो। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? लिन रोसी बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे मेरी शिकायत पहले से पता हो। वो बोली, इस आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम लगभग मेरे जितने चक्कर लगा सकते हो। और वैसे भी मैं सुबह बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ती। तुम आराम से संभाल सकते हो। भाई, उसकी ये बात सुनकर मेरा फ्यूज़ उड़ गया। आराम से संभाल सकता हूँ? तुम्हें मेरी हालत दिख नहीं रही? मैंने हाँफते हुए कहा। नहीं, अब नहीं। आज तो कतई नहीं। मैं नहीं दौड़ रहा, बिल्कुल नहीं दौड़ रहा। मैंने दोनों हाथ तेज़ी से हिलाए, मानो कोई बच्चा जिद कर रहा हो। और उधर लिन रूसी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी बड़े बच्चे को संभाल रही हो। उसकी आंखों में बेबसी भी थी, और हल्की सी हंसी भी। लिन रोसी ने गहरी सांस छोड़ी, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम ऐसे उठकर सीधे घर भी नहीं जा सकते। कम से कम एक चक्कर धीरे धीरे चलो। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, कतई नहीं, एक कदम भी नहीं। भाई लोग, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि अगर कोई मुझे उठाने के लिए पैसे भी देता तो भी मैं ज़मीन से नहीं उठता। मैंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। मेरे पैरों ने नौकरी छोड़ दी है। लिन रूसी ने भौहें चढ़ाईं, फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, मेरी बात सुनो। चेन हावरान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने दर्द भरा चेहरा बनाया, लेकिन मैं सच में नहीं चल सकता। फिर अचानक मेरे अंदर का शैतान जाग गया। भाई, इतने दिनों की मेहनत के बाद मौका मिला था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर चलाओ तो शायद मैं सोच सकता हूँ। ये बात मैंने सिर्फ उसे छेड़ने के लिए कही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो तुरंत मना कर देगी। लेकिन अगले ही पल मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि मेरे सामने एक गोरा, पतला और खूबसूरत हाथ आकर रुक गया। मैं एकदम जड़ हो गया। हूँ? मैंने सिर उठाकर देखा। लिन रोसी दूसरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसके कान, भाई लोग, उसके कान फिर से लाल हो चुके थे। वो धीमी आवाज में बोली, तो उठो। कुछ सेकंड तक मेरा दिमाग काम ही नहीं कर पाया।
फिर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल मेरे दिल में जैसे कोई विस्फोट हो गया। सुबह की हवा बेहद नरम थी। हल्की ठंडी हवा मेरे बालों को छू रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें हम दोनों पर पड़ रही थीं। मैं उसके साथ चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसने सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ा, उसने मेरे दिल में दौड़ते उस बेकाबू हिरण को भी पकड़ लिया है। और शायद उसके दिल में भी कुछ वैसा ही हो रहा था। भाई लोग, उस दिन के बाद मैं और इन रोसी पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। हमारे बीच बस एक पतली सी परत बची थी, जैसे एक कागज की एक चादर जिसे कोई भी कभी भी फाड़ सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हम दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, थोड़ा और इंतजार करता हूँ। अगर वो आगे नहीं बढ़ी तो फिर मैं खुद सब कह दूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। आज लिन रूसी फिर से प्रशिक्षण में व्यस्त थी। मैंने उसे ये संदेश भेजा, हिम्मत बनाए रखो। वैसे भी हमारी लिन रूसी पहले से ही बहुत शानदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम और भी बेहतर करोगी। कुछ देर बाद उसका वॉइस मैसेज आया। मैंने तुरंत चला गया। उसकी मधुर आवाज़ कानों में गूंज उठी। हल्की सी हंसी के साथ वो बोली, इतना भावुक मत बनो। भाई, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये आवाज़ इतनी मीठी क्यों लगती है? मैंने मैसेज दोबारा चला दिया, फिर तीसरी बार और चौथी बार। मैं खुद से बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस हमारी प्यारी लिन रोसी की चिंता कर रहा हूँ। फिर मैंने एक और संदेश भेज दिया, ये लाड़ प्यार वाला अंदाज ठीक नहीं है। पहले तो तुम हमेशा कहती थी कि तुम प्यारी नहीं हो, अब इनकार करना भी छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, मुझे आदत हो गई है। ये पढ़कर मैं हंस पड़ा। मैं कुछ और लिखने ही वाला था कि तभी फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं थोड़ा चौंका। पिताजी। मैंने तुरंत कॉल उठा ली। हेलो पिताजी। उधर से आवाज़ आई, चेन हावरान। लेकिन उनकी आवाज़ कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उधर से जवाब आया, कुछ नहीं। क्या मैं अपने बेटे को फ़ोन भी नहीं कर सकता? मैं झट से सीधा बैठ गया। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था कि कोई काम था क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर मेरा माथा अचानक ठनक गया। ऐसा लग रहा था कि इस फ़ोन कॉल के पीछे कोई बड़ी बात छिपी हुई है। उधर से पिताजी की आवाज़ फिर आई, ठीक है, तो सुनो। मैंने कल दोपहर 3 बजे तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट की है, समय पर पहुंचाना। और हाँ, मेरे साथ ही जाना। भाई लोग, मेरी खोपड़ी सटक गई। क्या? फिर से ब्लाइंड डेट? मैं लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। पिताजी, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? मुझे अंधाधुंध रिश्तों में क्यों धकेलते रहते हैं? उधर से पिताजी ने तुरंत पलटवार किया, तो तुम ही बताओ, दिन रात उस ऑनलाइन दुकान से चिपके रहते हो। गर्लफ्रेंड कब बनाओगे? और तुम्हारी वो दुकान भी। वो बोलते बोलते रुक गए, फिर लंबी सांस ली। खैर छोड़ो, कल वाली लड़की बहुत अच्छी है, बस एक बार मिल लो, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने माथा पकड़ लिया। पिताजी, मैं अभी सिर्फ 24 साल का हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे नहीं जाना, कृपया उसे मना कर दीजिए। फिर मैंने थोड़ा रुक कर कहा, और वैसे भी मुझे कोई पसंद है। कुछ सेकंड के लिए फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। फिर पिताजी की भारी आवाज़ आई, ये सब बातें मुझसे मत करो। तुम्हारी दुकान को लेकर लोग क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें पता है? इतना सुन चुका हूं कि अब थक गया हूं। लेकिन चीन हवरान, अचानक उनकी आवाज़ नरम हो गई, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई हो। मेरी उंगलियां धीरे धीरे कस गईं। उधर वो बोलते रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में सही इंसान नहीं चुन पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा अकेले रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी मेरी तरह सब कुछ अकेले सहना पड़े। भाई, उनकी बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है पिताजी, बस कीजिए, मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन बात बनेगी या नहीं, ये तो किस्मत पर छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ और बातें हुई, फिर कॉल कट गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। मैंने फ़ोन नीचे किया और स्क्रीन पर नजर गई। वीचैट खुला हुआ था। ऊपर लिन रोसी के साथ मेरी चैट दिखाई दे रही थी। उसके भेजे हुए संदेश, उसकी आवाज़ वाले नोट, हमारी रोज़ की नोकझोंक, सब कुछ सामने था। और अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उठा। भाई लोग, मेरे माता पिता का तलाक बहुत पहले हो गया था। कारण भी कोई अच्छा नहीं था। मेरी माँ ने धोखा दिया था, और उसके बाद मैं पिताजी के साथ रहने लगा। उन्होंने अकेले मुझे बड़ा किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत मुश्किलें झेलीं, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था। डर था कि कहीं मुझे सौतेली माँ के कारण तकलीफ ना हो। डर था कि मैं दुखी ना हो जाऊं।
इसलिए इतने सालों तक उन्होंने सब कुछ अकेले सहा। शायद इसी वजह से जब उन्हें पता चला कि मैंने वयस्क उत्पादों की दुकान खोली है, तो उन्हें मेरी प्रेम जिंदगी की सबसे ज़्यादा चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि कहीं मेरा भी वही हाल ना हो जाए, कि कहीं मैं भी हमेशा अकेला न रह जाऊं। मैंने लंबी सांस ली, फिर स्क्रीन पर लिन रूसी का नाम देखा, और तभी मेरा माथा ठनका। क्या मुझे उसे इस रिश्ते वाली बात बता देनी चाहिए? अगर बाद में उसे किसी और से पता चला तो गलतफहमी हो सकती है। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर हिला दिया। नहीं, हम अभी प्रेमी प्रेमिका भी नहीं हैं। मुझे किस अधिकार से उसे ये सब बताना चाहिए? रिपोर्ट देने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। दिल में अजीब सी उलझन थी। कुछ देर तक मैं लिन रोसी की चैट विंडो को देखता रहा, फिर आखिरकार फ़ोन रख गया। छोड़ो, अभी कुछ नहीं कहूँगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल के किसी कोने में ऐसा लग रहा था कि कल का ये रिश्ता शायद मेरी और लिन रोसी की कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेरे हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप धड़ाम से मेज़ पर जा लगा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके बाकी शब्द वहीं रुक गए। अन्ना जॉय चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप? उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो व्यंग्य से हंसी। क्यों? सच बात सुनकर बुरा लग गया? लगता है बहुत लोग आपको यही कहते होंगे, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है। वरना एक सभ्य आदमी ऐसे व्यवसाय में क्यों जाएगा? भाई लोग। उसकी आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। कैफे में बैठे कई लोग हमारी तरफ देखने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार बोलती रही। एक आदमी जो वयस्क उत्पाद बेचता हो, क्या वो सच में अच्छा इंसान हो सकता है? अगले ही पल मेरा धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। धड़ाम। मैंने जोर से मेज पर हाथ मारा। पूरे कैफे में आवाज़ गूंज गई। फिर मैंने उंगली उसकी तरफ तान दी। थू है ऐसी सोच पर। मेरी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वयस्क उत्पाद बेचने में क्या गलत है? क्या मैं चोरी करता हूँ? क्या मैं डकैती करता हूँ? क्या मैं किसी को धोखा देता हूँ? मैं अपनी मेहनत और अपने दिमाग से पैसा कमाता हूँ। इसमें समस्या कहाँ है? अन्ना जॉय का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन मैं रुका नहीं। भाई, मेरा फ्यूज़ पूरी तरह उड़ चुका था। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, और तुम? इतनी उम्र हो गई, अब तक अकेली हो। शायद मैंने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे दिया। अपनी शक्ल देखी है और फिर भी रिश्ता देखने चली आती हो। अगर किसी की सोच नैतिकता के खिलाफ है, तो वो तुम्हारी है। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी पीछे से कुर्सी घिसटने की तेज़ आवाज़ आई। मेरा माथा ठनका। मैं तुरंत पलटा, और जो देखा उसे देखकर मेरी हवा टाइट हो गई। अन्ना जॉय इतनी गुस्से में थी कि उसने कुर्सी उठा ली थी और सीधे मेरी तरफ झपट रही थी। पागल हो गई है क्या? मैं बचने ही वाला था कि तभी एक लंबी और खूबसूरत टांग अचानक आगे बढ़ी। धप। अन्ना जॉय का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा फर्श पर गिर पड़ी। मैंने तुरंत उस तरफ देखा और अगले ही पल मेरा फ्यूज उड़ गया। लिन रोसी। भाई लोग, वो सच में लिन रोसी थी। वो वहां कब आई? कितनी देर से खड़ी थी? उसने कितना सुना? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इस समय उसके चेहरे का भाव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी नज़र ज़मीन पर गिरी अन्ना जॉय पर टिकी हुई थी। आंखों में भयंकर गुस्सा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर उसे दो चार थप्पड़ और लगा देगी। भाई, मैं सच में डर गया। मुझे डर था कि कहीं मामला और न बिगड़ जाए। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, शांत हो जाओ। लिन रोसी ने मेरी तरफ देखा, फिर अन्ना जॉय की तरफ, फिर दोबारा मेरी तरफ। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो बेहद गुस्से में थी। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे कैफे से बाहर खींचने लगी। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा। भाई लोग, उसकी चाल इतनी तेज थी कि मुझे लगभग दौड़ना पड़ रहा था, और मैं साफ महसूस कर सकता था वो बहुत नाराज थी, बहुत ज़्यादा। मैंने तुरंत समझाना शुरू किया। सुनो, माफ़ करना, ये रिश्ता देखने वाली बात मेरी मर्जी से नहीं थी। पिताजी ने मजबूर किया था। शायद मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया। मुझे मेरे पिताजी ने अकेले बड़ा किया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, इसलिए उनकी बात पूरी तरह टाल भी नहीं सकता। मैं सिर्फ उनकी खातिर वहाँ गया था। मैं लगातार समझाता जा रहा था, और फिर लिन रोसी अचानक रुक गई। मैं भी रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर मेरी तरफ देखा, और भाई, उसके चेहरे पर जो भाव था मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वो गुस्सा नहीं था, सिर्फ नाराज़गी भी नहीं थी। उसके अंदर कुछ और चल रहा था। कुछ ऐसा
जिससे मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद आज वो पतला सा कागज जो इतने दिनों से हमारे बीच था, आखिरकार फटने वाला था। भाई लोग, लिन रोसी ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं उस रिश्ते वाली बात पर नाराज नहीं हूं। मैं थोड़ा चौंका। तो फिर उसने तुरंत जवाब दिया, मैं उस औरत की बातों पर गुस्सा हूं। जिस तरह वो तुमसे बात कर रही थी, जिस तरह वो तुम्हारा अपमान कर रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो गई। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर मैं कुछ सेकंड देर से पहुंचती तो वो कुर्सी सीधे तुम्हारे सिर पे लगती। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। भाई, उस पल मेरा दिल अजीब तरह से धड़क उठा। मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर अचानक हंस पड़ा और माहौल हल्का करने के लिए बोला, अरे। तुम्हें मुझे भाई चेन हवरान कहना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने तुरंत हाथ उठा दिए। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मैंने उसे कुर्सी उठाते हुए देख लिया था। मैं बचने की तैयारी कर चुका था। सौभाग्य से तुम समय पर आ गई। फिर मैं मुस्कुराया। तुम तो मेरी हीरो निकली। मुसीबत में फंसे इस खूबसूरत युवक को बचा लिया। संकट में पड़े मुझे बचाने वाली वीरांगना। मेरी बात सुनकर लिन रोसी ने गहरी सांस ली। स्पष्ट था कि वो मेरी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, वैसे इस रिश्ते वाली मुलाकात में आखिर बात क्या हुई थी? मामला इतना बिगड़ा कैसे? मैंने भौं उठाई, फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे, किसी ने तो कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने उसे छेड़ा, उसका चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। भाई, मेरा माथा ठनका। मैंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मजाक नहीं करूंगा। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात उसे बता दी। कैसे अन्ना जॉय ने मेरी दुकान का मजाक उड़ाया, कैसे उसने मेरे काम को गलत कहा, और कैसे बात बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई। सब सुनने के बाद लिन रोसी चुप हो गई, एकदम शांत। मैंने सोचा शायद वो अब भी गुस्से में है, इसलिए मैं उसके करीब गया और मुस्कुराकर बोला, अरे, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ना, मेरे पास तुम हो, तो मुझे किस बात की चिंता होगी? इतना कहकर मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल, भाई लोग, मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि लिन रोसी अचानक मेरे सीने से आ लगी। उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। हाँ, क्या हुआ? कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे सीने से लगी रही। फिर धीरे धीरे मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अब से मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। भाई, उस एक वाक्य ने मेरे दिल में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं हकलाते हुए बोला, किस अधिकार से? तुम तो अभी सिर्फ 21 साल की हो और मेरी देखभाल करने की बात कर रही हो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। धड़ाम। भाई लोग, ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में पटाखों की पूरी फैक्ट्री फट गई हो। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह स्तब्ध। लिन रोसी धीरे से मुझसे अलग हुई, फिर मेरी आंखों में सीधे देखने लगी। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, कोई मजाक नहीं था, सिर्फ गंभीरता, सिर्फ सच्चाई। वो धीरे से बोली, चेन हावरान, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ? उस पल समय जैसे रुक गया। मैंने उसे देखा, उसकी खूबसूरत आंखें, उसका लाल पड़ा चेहरा, उसकी धड़कती हुई सांसें, और फिर अपने दिल की आवाज़ सुनी। भाई, मैंने लगभग 6 महीने उसके साथ बिताए थे। हर दिन उससे बात की थी, हर दिन उसकी याद आई थी। मैं कब उससे प्यार करने लगा, मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन एक बात तय थी, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं मुस्कुराया, फिर बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही मेरा जवाब निकला, लिन रोसी की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल वो फिर से मेरी बाहों में आ गई। भाई लोग, उस दिन आखिरकार हमारे बीच का वो आखिरी कागज भी फट गया और हम सचमुच एक दूसरे के हो गए। समय उड़ता चला गया। देखते ही देखते लगभग आधा साल बीत गया। इस दौरान हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। और फिर एक दिन मैं लिन रोसी को लेकर अपने पिताजी से मिलने गया। भाई, पिताजी उसे देखते ही खुश हो गए। उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई। स्पष्ट था कि उन्हें लिन रोसी बहुत पसंद आई। और जब लिन रोसी ने सम्मान से एक खूबसूरत जेड का लटकन निकालकर उन्हें भेंट किया, तो पिताजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही उसे अपनी बहू मान लिया हो। भाई, पिताजी को लिन रोसी इतनी पसंद आई कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे।
उधर मैं उसके परिवार को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन जब पता चला कि उसकी एक बड़ी बहन है और परिवार का कारोबार भविष्य में वही संभालेगी, तो मेरी चिंता खत्म हो गई। रिश्ते के पहले महीने में ही लिन रोसी मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलाने ले गई। भाई, उसे देखकर मेरा फ्यूज उड़ गया। वो भी बेहद खूबसूरत थी। बस उसकी खूबसूरती में परिपक्व आकर्षण था। शायद मैं कुछ सेकंड ज्यादा देखता रह गया, क्योंकि अगले ही पल लिन रोसी ने मेरी कमर जोर से मरोड़ दी। वो मुस्कुराकर बोली, चेन हावरान, अगर मेरी बहन को ऐसे ही देखते रहे तो आज रात सोने की उम्मीद मत रखना। मैं पूरा माल एक ही रात में इस्तेमाल करवा दूंगी। भाई, मेरी हवा टाइट हो गई और मैंने तुरंत नजरें हटा ली। अच्छी बात यह थी कि उसकी बहन पहले से मेरे बारे में जानती थी, इसलिए मुलाकात आराम से पूरी हो गई। कुछ समय बाद मैं उसके विश्वविद्यालय गया और उसका प्रशिक्षण देखने लगा। तभी उसकी कुछ सहेलियां मेरे पास आ गईं। उन्होंने बताया कि हम दोनों के रिश्ते में आने से पहले ही लिन रोसी अक्सर फ़ोन देखकर मुस्कुराती रहती थी। उन्हें तभी लग गया था कि वो किसी को पसंद करती है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। तभी समझ आया कि वो मुझे काफ़ी पहले से पसंद करती थी और मैं ही समझ नहीं पाया था। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद हम फिर अपने पसंदीदा रेस्तरां गए। वहाँ बैठते हुए अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस जगह का माहौल नहीं, बल्कि वो इंसान पसंद है जिसके साथ मैं वहाँ बैठा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, लिन रोसी, क्या तुम हमेशा मुझे प्यार करोगी? वो मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़कर बोली, बिल्कुल। मैंने वादा किया था ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी। भाई, उसकी बात सुनकर लगा जैसे दुनिया का सबसे खुश इंसान मैं ही हूँ।